ओके। तो जवाद भाई ने मुझसे कहा था कि आप कुछ टाइम दे दें। मुझे एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर करने का, हाउ टू गेट इनटू द पीएचडी, हाउ टू अप्लाई, एंड हाउ टू सर्च द स्कॉलरशिप्स, एंड व्हाट इज द पीएचडी स्ट्रक्चर इन ऑस्ट्रेलिया. So that's why I'm here with you today. So थोड़ी सी हम बात करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन की, पीएचडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, होती कैसे है, और ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज करना चाहिए आपको, व्हाई टू चूज ऑस्ट्रेलिया फॉर पीएचडी, और इसमें टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है और कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या ऑफर करती है, यूनिवर्सिटी की कैटेगराइजेशन कैसे की गई है, ये थोड़ा डिस्कस करेंगे. और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे एप्लीकेशन को आप अप्रोच करते हैं टिल द सबमिशन, ये डिस्कस करेंगे. और डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स कौन से होते हैं और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये भी डिस्कस करेंगे. और आफ्टर द पीएचडी, वंस यू गेट योर पीएचडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, so what are the post study opportunities and work opportunities. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पीएचडी है वो टोटली रिसर्च बेस्ड है, 100% रिसर्च बेस्ड है. देर इज ऑलमोस्ट नो कोर्स वर्क हेयर इन पीएचडी. तो पीएचडी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको 3 इयर्स की है या 4 इयर्स की है या 5 इयर्स की है, डिपेंड्स अपॉन जो सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, वो सारी की सारी आपकी रिसर्च की पे बेस करेगी. कोर्स और कुछ में बिल्कुल नहीं होता. जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे हम एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर कोर्स वर्क डिस्कस करते हैं और उसके बाद हमारा रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है. लेकिन यहाँ पे आपके पास टोटली रिसर्च बेस्ड डिग्री होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही डिपेंड स्पेंड करते हैं इसमें कि आपका थीसिस लिखना होता है और रिसर्च पेपर्स पे काम करना होता है. और लेंथ की बात करें तो पीएचडी की जो रेगुलर लेंथ है वो 3 इयर्स है, 3 कैलेंडर ईयर्स. और इट कैन वेरी अपॉन subject to subject. So some subjects have 4 years length, some subjects have 5 years length as well. और पार्ट टाइम की बात करें तो वो 6 कैलेंडर ईयर्स होता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हियर इन ऑस्ट्रेलिया यू मस्ट बी अ फुल टाइम स्टूडेंट, नॉट पार्ट टाइम. तो इसमें आपको ऑलमोस्ट अराउंड 100 के वर्ड्स का थीसिस सबमिट करना होता है और पेपर पब्लिकेशंस भी इंकरेज की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी. अच्छा, अब इसमें बात करें कि ऑस्ट्रेलिया को चूज क्यों करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है और एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और दिस इज वन ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो ये कम्पीट करता है बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से, जस्ट लाइक यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड. सो दिस इज द थिंग. एंड अदर इज एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो है या फैकल्टी की बात करें, प्रोफेसर्स की, टीचर्स की, वो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है और काफी हाई लेवल के हैं. तो दैट कुड बी द अदर पॉइंट. और रैंकिंग्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो टॉप 100 में, और 15 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो टॉप 200 में इन द वर्ल्ड. अगर आप कोई भी रैंकिंग ले लें, यूएस रैंकिंग ले लें, ARWU या टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग को देख लें, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में हैं 10 और टॉप 200 में 15 है. 16 नोबेल प्राइजेस भी हैं और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स और एडमिशंस पीएचडी में मिल जाते हैं डिफरेंट रिसर्च एरियाज में, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ आप कह सकते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें एम्प्लॉयबिलिटी रेट की, तो यहाँ पे 84-85% जो है वो ग्रेजुएट्स विद इन 6 मंथ उनको एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, वो विद इन ऑस्ट्रेलिया और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया कहीं, लेकिन विद इन 6 मंथ उनको जॉब मिल जाती है. सो दैट इज वेरी प्लस पॉइंट. इसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो यहाँ पे अगेन वर्ल्ड वाइड अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 3rd नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया. हेल्थ केयर यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बिल्ट है और क्लाइमेट भी अच्छा है. दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मौका मिल जाता है डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करने का विद इन यूनिवर्सिटी पर भी. अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, डेली लाइफ आपकी रूटीन की लाइफ होती है उसको एक्सप्लोर करें, तो बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन की. सो these are few points why to choose Australia. अब अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 43 यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की.
पूरे ऑस्ट्रेलिया में 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनको 3-4 तरीके से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, मीन्स कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे टॉप पे बात की जाए तो एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मीन्स जो हाईली रैंक्ड हैं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया भी और ग्लोबली भी, वो ग्रुप ऑफ 8 उनको कहा जाता है। और इसके लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, ये आप खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ 8 में कौन सी 8 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क की भी एक कैटेगरी है जिसको इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा मर्ज किया गया, और ज़्यादातर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं जो पीएचडी कराती हैं, वो उनका फोकस जो होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे होता है या यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स पे होता है। इसी तरह इनोवेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूजुअली यंग यूनिवर्सिटीज, इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन ये भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। और इनमें 7 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं इनोवेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज में। लास्ट पे जो रीजनल यूनिवर्सिटीज नेटवर्क है, इसमें आपके पास 6 यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं जो रीजनल एरियाज पे लोकेटेड है। इसका प्लस पॉइंट ये होता है आपके पास कि इफ यू टेक एडमिशन इन दोज यूनिवर्सिटीज, so you will get extra points if you want to apply permanent residence after your education here in Australia. So यहाँ पे ये इसका प्लस पॉइंट है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात जो है कि एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए, अप्लाई कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेप है, इफ यू वांट टू अप्लाई पीएचडी हियर इन ऑस्ट्रेलिया, सो यू नीड टू कांटेक्ट अ सुपरवाइजर। तो आपको थ्रू ईमेल अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी में, फिर अपने डिजायर डिपार्टमेंट या डिजायर स्कूल में, फिर उसके अंदर अपने डिजायर्ड रिसर्च ग्रुप के अंदर प्रोफेसर को सर्च करके उसको ईमेल करना होता है। तो ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे और आप सुपरविजन की कंसेंट लेने के लिए उससे रिक्वेस्ट करेंगे। और इस ईमेल में आप अपना थोड़ा सा रिसर्च प्रपोजल भी अटैच कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 to 2 पेजेस, नॉट टू मच, क्योंकि ज़्यादा लंबा करेंगे तो उसको स्टडी नहीं करते, रीड नहीं करते। और आपकी जो ईमेल है जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वो भी बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। 1 पैराग्राफ फॉर योर own introduction, your own background, and 1 paragraph for what you want to do in your PhD. So just 2 paragraphs is enough. और अगर वो सुपरवाइजर की वेबसाइट या कोई आप पेज पे गए और उसमें लिखा हुआ है कि आपने कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, जस्ट लाइक योर ट्रांसक्रिप्ट एक्सेट्रा, सो वो भी आप ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं, अदर देन प्रपोजल एंड योर रिज्यूम सीवी। तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो मिनिमम जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, आपकी लेटेस्ट डिग्री जो भी होगी, चाहे बैचलर है या मास्टर्स है, उस पर आपका 75% और हायर स्कोर चाहिए होता है एटलीस्ट। अगर इससे कम है तो वो कंसिडर नहीं करते, स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप्स के लिए। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एडमिशन के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप जस्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए नहीं कर रहे, तो यू कैन स्टिल अप्लाई। बट इफ यू वांट टू गेट कंसिडर्ड फॉर स्कॉलरशिप, so then you must submit an English proficiency test. Without that, you cannot be considered for any scholarship. जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है, डेडलाइन से पहले आपको इंग्लिश टेस्ट का स्कोर सबमिट करना होता है। तो इसमें जब आपको कंसेंट मिल जाता है, फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, ये आपको गो थ्रू कर लेते हैं, इससे गुजर जाते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करनी होती है, इस EOI। हर यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट EOI होती है, वो आप सबमिट करते हैं तो वो पहले एनालाइज करते हैं कि जो कैंडिडेट है ये एलिजिबल है या नहीं। तो अगर आपकी EOI सक्सेसफुल होती है तो फिर आप फॉर्मल फुल एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अपने आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एवरीथिंग उसमें अटैच करते हैं। मतलब वो एक पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन होती है प्रॉपर। लेकिन ये भी पोर्टल पे होती है EOI, लेकिन ये एक आप कह लें इनिशियल फेज है उसका एप्लीकेशन का। तो अगर ये सक्सेसफुल होगा तो आप फुल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, अगर आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी तो। तो ये था एप्लीकेशन प्रोसेस। और अभी स्कॉलरशिप के की बात करें तो इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा तरह की हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे जिक्र किया उनका, कि एक ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स हमारे पास होते हैं जिसमें ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मास्टर्स के लिए भी है और PhD के लिए। मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए और PhD के लिए ये पार्टनर कंट्रीज को ऑफर किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर कर रही होती है। ये भी हर फील्ड में आपको ऑफर किया जाता है, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ स्टडी। बट इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है उसमें ये है कि यू हैव टू शो देम 5 years वर्क एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड।
जिस भी आप फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस शो करना होता है, फील्ड एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस आपका ऑनलाइन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि फील्ड एक्सपीरियंस है। तो वो आप शो करेंगे तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होते। चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया अवार्ड या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू शो 5 years वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद जो मेजर स्कॉलरशिप है दैट इज डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये पार्शली फंडेड है, फुली फंडेड नहीं है, क्योंकि फुली फंडेड के लिए आपको ऑलमोस्ट जो ईयरली लिविंग कॉस्ट है यहाँ पे वो अराउंड $25,000 to $30,000 है, जबकि स्कॉलरशिप में आपको $15,000 मिलते हैं एक साल के। तो ये पार्शली फंडेड है। लेकिन ये इसमें ये है कि ये स्पेसिफिकली जस्ट रीजनल एरियाज की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, सो ऑन, कुछ और भी जगह शामिल हैं इसमें, उनके लिए ऑफर किया जाता है। हर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है, जस्ट रीजनल पार्ट्स के लिए। तो अगर आप रीजनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर हो सकते हैं। अगर आप रीजनल में नहीं कर सर आई थिंक सो आप म्यूट हैं, तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके ओके, आई होप सो कि आपने सबको किया। ओके ओके, आई गॉट इट। अच्छा, पीछे मैंने ये बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप रीजनल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर आप रीजनल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर रहे फिर आपको डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। Okay, so one of the major scholarship in Australia is research training program, that is RTP. ये भी fully funded scholarship है जिसकी वैल्यू अराउंड 30 to 40K पर ईयर होती है, एंड अगेन डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी आर यू अप्लाइंग फॉर। और इसकी जो लेंथ है वो भी 3 to 4 years होती है। और हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 43 यूनिवर्सिटी जो जिक्र किया हमने, उसमें तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये स्कॉलरशिप है, क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप है, हर यूनिवर्सिटीज के अंदर ये मौजूद है। और अगेन ये हर फील्ड ऑफ स्टडी के लिए भी अवेलेबल होता है। नीचे थोड़ा सा मैंने स्नैपशॉट दिया है कि ये 2023 के लिए आरटीपी के लिए हर यूनिवर्सिटी को कितनी एलोकेशन की गई है फंड की, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो सकता है कि किस यूनिवर्सिटी में कितने ज्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल होंगी एज पर देयर एलोकेशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो रीजनल यूनिवर्सिटीज का जो स्कॉलरशिप का डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम से मैंने पहले जिक्र किया, अगर रीजनल यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये वाला स्कॉलरशिप भी होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे आपको आरटीपी भी ऑफर किया जाता है और ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं इवन इफ यू आर अप्लाइंग इन रीजनल यूनिवर्सिटी। ओके, इसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होते हैं, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक टू यूनिवर्सिटी होते हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट लेवल पे या स्टेट लेवल पे ऑफर नहीं किए जाते। तो लेकिन ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होते हैं और किसी डिसिप्लिन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, राइट। इसमें आपके पास ट्यूशन फी ऑफिसर स्कॉलरशिप भी आ जाती है, जिसमें सिर्फ ट्यूशन फी वेवर दिया जाता है, आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। जबकि ट्यूशन फी जो है किसी भी स्कॉलरशिप में मेजर कंपोनेंट है उसका, और इट कवर्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्कॉलरशिप। जो टोटल फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है उसमें 70% रोल ट्यूशन फी का होता है। तो इसको कैसे आप सर्च कर सकते हैं, अगर आप स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाएं यूनिवर्सिटी की या किसी रिसर्च ग्रुप की, तो आपको मिल सकता है ये। अगर या किसी रिसर्च ग्रुप में या प्रोफेसर ने ऑफर किया हुआ है कोई यूनिवर्सिटी बेस्ड स्पेशल स्कॉलरशिप, वो यूनिवर्सिटी पे अपनी वेबसाइट पे इसको मेंशन कर देते हैं। जस्ट लाइक वाइस चांसलर स्कॉलरशिप होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ये भी हाईली कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। और इंडिजीनियस ग्रेजुएट स्कॉलरशिप होता है, ये भी इसी तरह फुली फंडेड होता है। इसी तरह प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होते हैं, ये स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट होता है। अगर किसी प्रोफेसर ने कोई प्रोजेक्ट उसको ग्रांट मिली है
और उस प्रोजेक्ट में उसको स्टूडेंट्स चाहिए, तो वो अपनी लिंक्डइन पे या अपनी वेबसाइट पे या अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैंडल पे वो अपने एडवर्टाइज करेगा उसको, राइट। तो इसको भी आप स्पेसिफिक प्रोफेसर के जो पेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं उनको सर्च करके आप उसको ढूंढ सकते हैं, जो प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप का पेज होता है, हर यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलरशिप का पेज होता है, उस पर भी आपको स्पेसिफिकली अलग से कैटेगराइज किए हुए मिल जाते हैं ये प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप। एक तो सिंपल आरटीपी है, एवरी यूनिवर्सिटी हैज आरटीपी, एवरी यूनिवर्सिटी हैज ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। बट द थिंग इज कि जो प्रोजेक्ट बेस होगा उसको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आप वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे, ओवरऑल आपको नहीं मिलेगा, और उसको लिए स्पेसिफिक अप्लाई करना पड़ता है प्रोजेक्ट बेस के लिए और यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। जबकि जो आरटीपी है या ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स है, जो कॉमन स्कॉलरशिप्स हैं, उनके लिए आपको स्पेसिफिक अप्लाई नहीं करना पड़ता, बल्कि आप ऑटोमेटिकली कंसिडर किए जाते हैं। जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। जबकि ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इन स्पेसिफिकली आपको इनके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज के साथ पैचअप किया है, और वो प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी से होता है आपका सुपरवाइजर, और दूसरा सुपरवाइजर आपका इंडस्ट्री से होता है। दोनों मिल के आपको क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो वो जो स्कॉलरशिप होता है वो भी स्प्लिट अप होता है बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री, लेकिन उसकी भी जो वैल्यू है और ड्यूरेशन है वो सेम लाइक आरटीपी, मीन्स 3 to 4 years के लिए होता है, और उसकी वैल्यू भी $30,000 to $40,000 होती है, जो कि यहाँ पे पर ईयर लिविंग कॉस्ट है, राइट। तो ये CSIRO जो है ये भी एक इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप का प्रोग्राम ही है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप करके तो स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करते हैं। लेकिन इसके लिए है कि आपको इस इस प्लेटफॉर्म के लिए या इस पाथवे के लिए आपको 2 सुपरवाइजर्स की कंसेंट लेना होता है। एक आपको यूनिवर्सिटी ईमेल करके सुपरवाइजर को वहां से कंसेंट लेना होगा, और दूसरा आपको CSIRO में जो प्रोफेसर होंगे उनको ईमेल करके अलग से कंसेंट लेना होगा। तो अगर दोनों कंसेंट देंगे तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा। और ये अप्लाई आप यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कर सकते हैं, उसमें मेंशन करें कि मैं CSIRO का स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा हूँ, या आप CSIRO के प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरत में आपको इसको बताना पड़ेगा इनको कि मेरे पास 2 सुपरवाइजर्स के कंसेंट हैं, वन इज फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अदर इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक टूल भी बना दिया है, सर्च टूल स्कॉलरशिप का। इसमें ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आप सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हर तरह के स्कॉलरशिप मौजूद है। Okay, before we discuss about pathways, there is another type of scholarship which is almost avail a lot of students. So that is called home country scholarship, जिसको आप HEC बेस कह सकते हैं। HEC क्या करता है कि हर साल, HEC पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हर साल वो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उस टेस्ट में, टेस्ट जस्ट लाइक गैट सब्जेक्ट टेस्ट होता है हमारे पास, इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इस तरह के 2-3 सेक्शन होते हैं। 100 मार्क्स का MCQ टेस्ट होता है। अगर आपके उस टेस्ट में 70 मार्क्स आ गए हैं तो 70 मार्क्स या उससे ऊपर वाला जो स्टूडेंट है उसको कंसीडर किया जाता है उसको स्कॉलरशिप के लिए। उस स्कॉलरशिप, उसको मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया, बाद में मैं ऐड कर दूंगा, अभी टाइम कम था इसलिए स्लाइड्स में वो चीज़ ऐड नहीं की। उस स्कॉलरशिप में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक अटैच कैटेगरी होती है और दूसरी अनअटैच कैटेगरी होती है। तो अटैच कैटेगरी में आपके पास ये है कि आपको किसी न किसी पब्लिक सेक्टर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होना पड़ता है, एज अ लेक्चरर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी। अगर आप वो अटैच हैं किसी यूनिवर्सिटी के साथ तो फिर आप उस स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर होंगे। अगर आप अटैच नहीं है तो फिर आपको अप्लाई करना होगा अनअटैच कैटेगरी के लिए। इसमें फ़र्क ये है कि अटैच कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हैं 70%, जो HEC ऑफर करता है 70%, और अनअटैच कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हैं 30%। और वो जो स्कॉलरशिप है उस स्कॉलरशिप में आप ऑस्ट्रेलिया को भी चूज कर सकते हैं एज योर डेस्टिनेशन कंट्री, राइट। लेकिन अगर आप 3 कंट्रीज चूज करने होते हैं कि किस किस कंट्री में आपको
अप्लाई करना है। और उन तीनों कंट्रीज में से अगर आप किसी एक कंट्री में कंसेंट ले लेते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, तो बाकी 2 कंट्रीज को आपको गिव अप करना पड़ता है। फिर आप उसी एक कंट्री को लेके, उसी यूनिवर्सिटी को लेके ही चलते हैं और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जाती है। तो दैट इज आल्सो वेरी इजी वे टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान इन एनी अदर कंट्री टू डू योर पीएचडी एक्चुअली। ओके, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बात की जाए तो अगर ड्यूरिंग स्टडी बात की जाए तो 48 वर्क पेड वर्क जो आपको अलाउ होता है पर फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज में आप 48 आवर्स पेड वर्क कर सकते हैं। अगर आपके कोई सेमेस्टर ब्रेक है या हॉलीडेज हैं, एक्सटेंडेड हॉलीडेज हैं, तो उनमें आपको कोई आवरली रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप अनलिमिटेड आवर्स वर्क कर सकते हैं। और पोस्ट स्टडी वर्क की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 485 सब क्लास वीजा ऑफर किया जाता है, दैट इज 4 years फॉर मास्टर्स बाय रिसर्च डिग्री अगर आपकी, तो 4 years के लिए, और 6 years के लिए अगर आपकी डिग्री पीएचडी या पीएचडी में है लेकिन सम स्पेसिफिक फील्ड्स में। लेकिन इस स्पेसिफिक फील्ड्स में काफी ज्यादा फील्ड्स कवर की गई हैं, तो ऑलमोस्ट आई होप सो ऑलमोस्ट लॉट ऑफ फील्ड्स आर देयर, so you will get 6 years to live in Australia and you can work as well. So इस वीजे के साथ आप 6 साल तक यहाँ पे रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और during those 6 years, what is the plus point of those 6 years is during those 6 years you can get Australian work experience, जो कि आपको हेल्प करेगा ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम अप्लाई करने में। अब ये क्या है, ये भी एक परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे है, जिसमें आपकी पीएचडी जो है वो एक आप कह लें कि वेल रैंक यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया से है तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपकी पीएचडी है, देयर शुड बी फ्रॉम टॉप 200 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, तो टॉप 200 से होनी चाहिए। तो ये जो ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, ये भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे देता है, लेकिन इसमें कुछ सेक्टर्स आप कह लें कि डिफाइन कर दिए गए, जो जिसे मैं मेंशन किए हुए हैं मैंने। इन सेक्टर्स के अंदर अगर आपकी पीएचडी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से या ऑस्ट्रेलिया से बाहर से, तो आप ये प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आपको EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले सबमिट करना होता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आप फुल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर आपको वीजे की इन्विटेशन आएगी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, वो तो पूरा सेशन उससे अलग हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इस ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए कोई नॉमिनेटर चाहिए होता है यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। अब नॉमिनेटर ये है कि आपकी अगर पीएचडी एग्रीकल्चर साइंसेज में है, इसी एरिया से आपको नॉमिनेटर चाहिए जो कि सिटीजन होगा ऑस्ट्रेलिया का, सेम एरिया से नॉमिनेटर होगा और वो सिटीजन भी होगा। और स्पेसिफिकली क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूँ, तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगर आपका नॉमिनेटर नहीं है कोई, आप के इंडिविजुअल जस्ट लाइक अ प्रोफेसर और टीचर और कोलैबोरेटर, तो फिर आप एक ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी ACS के नाम से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू भी आप नॉमिनेशन ले सकते हैं। वहाँ पे आप EOI सबमिट करेंगे, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और विद इन 6 months और विद इन 8 months आपको रिप्लाई करेंगे ये आपकी EOI सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। अगर आपको ACS नॉमिनेट कर देता है तो फिर भी आप ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉमिनेटर नहीं है तो फिर आप ये प्रोग्राम अप्लाई नहीं कर सकते। और नॉमिनेटर के साथ डायरेक्ट लिंक होना या कोई कोलैबोरेशन रिसर्च होना ये भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेटर जस्ट एक सिटीजन होना चाहिए और आपकी जो फील्ड, जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं ये प्रोग्राम, ये नीचे 8 फील्ड्स मेंशन है, आई होप सो कि दीज आर 8 फील्ड्स। तो इन फील्ड्स, इनमें से जौन सी भी आपकी फील्ड है उस फील्ड से ही रिलेटेड बंदा होना चाहिए और वो सिटीजन भी होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस की बात है तो अगर आपके पास बंदा नहीं है तो आप ACS के थ्रू भी नॉमिनेशन ले सकते हैं। That's it. So now if you have questions you can ask. एक्चुअली मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। MS के स्टूडेंट्स बहुत सर सेशन में ना मास्टर्स के लिए बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो देख रहे हैं स्कॉलरशिप। तो सर अगर आप अभी से कोई जी सर, मास्टर्स के लिए मुझे पता है देख रहे हैं, लेकिन मैंने भाई ने रिक्वेस्ट की थी और भाई ने बताया था कि ये PhD का सेशन है और PhD के लोग ज्यादा इसमें आते हैं, तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया उस आप कह लें कि बात को।
सभी जो है वो ये अगर सारे आप डिस्कशन जो थी पीएचडी के लिए ही पीएचडी के हम लोग काइंडली हम डेडलाइन बता हेलो सर, दीजिएगा प्लीज, हेलो, डेडलाइन। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा मतलब रिसर्च कर रहा हो और उसकी अभी डिग्री हैंड में ना हो तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? मतलब कुछ मंथ्स रहते हो या प्री डिफेंस ना हुआ हो, डिफेंस सॉरी ना हुआ हो, थीसिस कंप्लीट हो, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है सर? जी जी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई अच्छा एक्चुअली देखिए सर ये हो जस्ट बताइए वन हो मोमेंट है, होप जस्ट वन सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। मोमेंट। ओके सो ऐसे जाहिर बात है हर बंदा जो है वो खुद ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा। जिस तरह हम पिछले सेशंस की तरह 1 बाय 1 क्वेश्चनिंग लेते हैं उस तरह फिर सर जो है उनका आंसर करेगा, चाहे वो मास्टर के रिलेटेड हो। लेकिन ये बार बार बात करना कि मास्टर के लिए क्यों नहीं है ये वो, तो वो सर जितना अच्छा रिप्लाई कर सकेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। 1 बाय 1 जो है उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सो जब हम आपको नाम लें, क्योंकि हैंड रेज किए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन कर लें। सही है, 1 बाय 1। सर अपने आप को आप अनम्यूट काइंडली कर लें, क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया था सबको। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैंड रेज किया वो किया है नेहा अशफाक ने, तो वो काइंडली क्वेश्चन पूछ। जी नेहा अशफाक पूछें, क्या पूछ रही? अस्सलामुअलैकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। सर मेरा सवाल मास्टर्स का है और कोई इशू तो नहीं होगा इफ आई आस्क फॉर मास्टर्स? जी जी पूछ लें। ओके सर, तो मैंने अपना बैचलर्स अभी इसी मार्च कंप्लीट किया और मैंने आइल्स भी दे दिया। मेरी बैचलर्स की डिग्री इज लाइक 3.5 अबव सीजीपी और आइल्स भी मेरा 7 बैंड आया है। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, बट आई हर्ड योर ऑडियो, लाइक ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपने बोला था यहाँ पे फुल्ली फंडेड नहीं देते। और लाइक तो लाइक मुझे तो यूनिवर्सिटी फॉर लाइक माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स साइड पर जो रिसर्च होती है उस रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स में जाना था। लेकिन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइक अप्लाइंग इफ दे नॉट गिविंग फुल्ली फंडेड अपॉर्चुनिटी? तो अगर कोई यूनिवर्सिटी, और इवन वन मोर थिंग सर, काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया में वो मांगती हैं एप्लीकेशन फीस, तो आपको यूएस लाइक ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देने होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि हाउ वन कैन अप्लाई फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, क्योंकि इतने डॉलर्स तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते। ओके अच्छा, इस तरह करता हूँ मैं कि मास्टर्स का थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट लेके ना ओवरऑल डिस्कस कर देता हूँ। होपफुली सबके जो क्वेश्चंस है मास्टर्स से रेलेवेंट वो डिस्कस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मास्टर्स मच। का जी मास्टर्स का जो उन्होंने पूछा ना कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूजुअली ऑफर नहीं किया जाता। एक्चुअली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो आप कह लें अगर 100% स्कॉलरशिप्स हैं तो उसमें 70 to 80% स्कॉलरशिप्स पीएचडी के लिए और 20% आप स्कॉलरशिप्स कह सकते हैं कि मास्टर्स के लिए। अब फुली फंडेड या पार्शली फंडेड की जहाँ तक बात है उसमें यह है कि ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स का जो मैंने भी जिक्र किया अभी प्रेजेंटेशन में, स्कॉलरशिप वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए वो फुली फंडेड है। जो भी आपकी डिग्री की ड्यूरेशन होगी, 2 इयर्स का मास्टर है तो 2 इयर्स के लिए, 3 ईयर का है तो 3 ईयर की। और फुली फंडेड क्यों नहीं होते यूजुअली, वो इसलिए कि यहाँ पे जो 80% स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी का ही अप्लाई करते हैं और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप आप कह लें कि स्पेसिफाई किए जाते हैं। और मास्टर्स के लिए जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो भी फर्स्ट ईयर के लिए नहीं होता, सेकंड ईयर के लिए हो सकता है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है सेकंड ईयर में डायरेक्ट मास्टर्स में यहाँ पे आने की, एडमिशन लेने की, ईयर 2 में, एमआरएस ईयर 2 जिसको कहते हैं, मास्टर्स बाय रिसर्च ईयर 2, तो आपको फुली फंडेड ऑफर किया जा सकता है। हमारी अपनी जो यूनिवर्सिटी की लैब है उसमें भी कई स्टूडेंट्स ने मास्टर्स बाय रिसर्च यहाँ से कंप्लीट किया, वो डायरेक्टली ईयर 2 में आए और ईयर 2 में उनको स्कॉलरशिप फुली फंडेड मिला। तो ईयर 1 के लिए आपको स्कॉलरशिप बहुत ही आप कह लें कि रेयर है कि फुली फंडेड यहाँ पे मिल सकता है मास्टर्स के लिए। मास्टर्स बाय कोर्स वर्क जो होता है, जो यूजुअली स्टूडेंट्स आप कह लें कि पाकिस्तान से अब 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो जो मास्टर्स बाय कोर्स वर्क के लिए आते हैं, उसमें स्कॉलरशिप आप कह लें कि नियर टू इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैंने बात की ईयर 2 के लिए, मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए, मास्टर्स बाय कोर्स वर्क के लिए नहीं है। तो आई होप कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अब क्लियर हुए होंगे लोगों के।
सर आपने कौन सा प्लेटफॉर्म का नाम बताया था जो फंडेड था ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स। ये मास्टर्स भी देते हैं? जी जी, मास्टर्स का भी है और ये पीएचडी का भी है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैन आई ऑडिबल, इज आई ऑडिबल? ये ऑडिबल तो है, लेकिन क्वेश्चन जवाब सब पूछ रहे हैं कि वो मैनेज कर रहे हैं ना कि किसको बोलना। एक्चुअली अगर आप बीच सर में क्वेश्चन करेंगे, जस्ट 1 मिनट हमें टाइम दें, तो फिर इस तरह क्वेश्चन जो है वो खुद ही करेगा। सो 1 बाय 1 हम ले रहे हैं क्वेश्चन, तो काइंडली आपका क्वेश्चन लेते हैं। सो मोहम्मद, जी किसी ने नाम लिखा हुआ है मोहम्मद ए, कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो काइंडली आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप बता रहे थे कि मास्टर्स के लिए सेकंड ईयर में आना पड़ता है कोर्स वर्क, सॉरी प्रैक्टिकल वर्क के लिए, जो हमारी रिसर्च बेस्ड डिग्री है। तो जो फर्स्ट ईयर है जी जी उसका जी क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर मतलब किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में एडमिशन लेना है और सेकंड ईयर वहाँ पे शिफ्ट होना है, या फिर उधर ही बगैर स्कॉलरशिप के फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है? क्या प्रोसीजर है उसका? नहीं नहीं नहीं, आपको ऑब्वियसली आपका एडमिशन होना चाहिए पाकिस्तान में, अगर आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे कोर्स वर्क कंप्लीट किया है, और पॉसिबली अगर कोई रिसर्च वर्क भी पब्लिश कर लिया है तो बहुत हायर चांसेस होते हैं कि आप यहाँ पे ऑफर किया जा सकता है। जी, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर एम फिल का, जो कि हमारी यहाँ पे एम फिल है बाय MS उसको कहते हैं, तो एम जी फिल जी में जी जी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद हम जी जी आगे जी सेकंड ईयर। जी सर, शुक्रिया। एग्जैक्टली। मोहम्मद आदिल खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन PhD मैथमेटिक्स से रेलेवेंट है। ओके। सर मेरा 2 साल का गैप है आफ्टर MS, और पब्लिकेशन नहीं है लेकिन सबमिशन है, तो सर क्या ये चीज़ें मैटर करेंगी? अच्छा, गैप की जो इन्होंने बात की ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। गैप का ये है कि अगर आपका स्टूडेंट लाइफ में कहीं भी गैप होगा ना, तो आपका स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा हर्डल आ सकती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका बिल्कुल गैप ना हो। अगर गैप है भी किसी भी वजह से, तो उसको शो किया जाए कि इस गैप में आपने किया क्या, कोई वर्क एक्सपीरियंस है या कोई सर इसमें मैंने सर्टिफिकेट है या गवर्नमेंट कोई यूनिवर्सिटी कोर्स में है। एज अ लेक्चरर काम किया, विजिटिंग लेक्चरर। जी जी जी, जो भी किया है आपने, जो भी किया है उस गैप में, स्टडी नहीं की, कुछ भी और किया है, एनी टाइप ऑफ वर्क, तो उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए, तो फिर आपका इशू नहीं बनेगा। जी बेटर सर, जज़ाकल्लाह। ओके। मोहम्मद अवैस। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने PhD के हवाले से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, यूनिवर्सिटी के लिंक्स आपने शेयर किए हैं, और सारा क्राइटेरिया जो है ना वो ब्रीफली आपने सारा डिस्कस किया है। इसी तरह आप काइंडली कोई मास्टर का सेशन अगेन कर सकते हैं जिसमें आप मास्टर के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकें? जैसे सर मैंने पहले रिसेंटली अर्ज की है। जी जी ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर, साउथ वेल्स के अंदर इनके मास्टर के स्कॉलरशिप आए हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। क्या इसके उसमें कंडीशंस जो मैंने स्टडी की हैं वो उसमें मेंशन है कि हमारे जो बैचलर डिग्री है उसके अंदर कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे जितने भी मेरे भाई जो हैं वो सुन रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे बैचलर के अंदर रिसर्च करना ही बहुत मुश्किल सा काम होता है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। सेकेंडली, यहाँ पे पेपर पब्लिश करना तो दूर की बात है, हमारे यहाँ रिसर्च वाला कोई इतना मैनिफेस्टो ही नहीं है। तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ओके। सो मैंने पहले बोला कि रिसर्च मास्टर्स के स्कॉलरशिप के लिए अगर आपकी पब्लिकेशन है तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको कंसिडर किया जाएगा। इवन के PhD के लिए भी ऐसा ही है। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान में कल्चर नहीं है रिसर्च का, तो इसमें फिर ये किया जा सकता है कि आप कोशिश ये करें, जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स के हैं, वो जब फाइनल आपका जो प्रोजेक्ट होता है, जिसको थीसिस कह सकते हैं आप, तो वो जो थीसिस आप करते हैं, जिस तरह मैंने भी जब थीसिस किया था मास्टर्स में, तो उस थीसिस को मैंने पब्लिश किया था इन फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर। तो थीसिस का टॉपिक ही ऐसा लें, कोशिश करें टॉपिक ही ऐसा लें थीसिस का कि जिसको रिसर्च वर्क बनाया जा सके।
सिंपल कोई वेबसाइट या कोई मोबाइल एप्लीकेशन के टाइप का प्रोजेक्ट न लें। टॉपिक ही ऐसा नहीं जिसको आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट या रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर आप जितना ज़्यादा ऐसा करेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे कि आपके पास स्कॉलरशिप अप्लाई करें, क्योंकि पब्लिकेशन के बगैर जब आप इधर आते हैं ना ऑस्ट्रेलियन, जिस तरह मैंने बात स्टार्ट ही की तो मैंने बोला कि हमें PhD का 100% रिसर्च बेस्ड डिग्री है, कोर्स वर्क है ही नहीं। तो ये देखते ही जो है ना ज़्यादातर वो इसी चीज़ को देखते हैं कि आपकी जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब भाई अस्सलाम वालेकुम। ओके मोहम्मद अवैस, ओके पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो है 2013 में। उसके बाद कंटिन्यूसली मेरी जॉब चल रही है और मैंने MS भी वीकेंड में किया, लेकिन अनलकीली मेरे पास पब्लिकेशन नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए मेरा ना। और एक कॉन्फ्रेंस की मेरी प्रोसीडिंग है मेरे पास फिलहाल प्रोफाइल में, IELTS 7 बैंड्स हैं। तो मैं बेसिकली वो कंट्री ढूंढ रहा था जहाँ पे सुपरवाइजर थोड़ा सा एम्पावर्ड है कि इन केस के मुझे अगर सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो जो आगे एक प्रोसेस होता है एवेलुएशन का, जहाँ पे सुपरवाइजर का मतलब थोड़ा रोल ज्यादा हो, तो ताकि मतलब ये जो है कह लें कि स्क्रीनिंग है ये इस तरह, उसमें थोड़ा सा मतलब सपोर्ट हो जाए सुपरवाइजर की। तो मैं बेसिकली वो कंट्रीज ढूंढ रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया में इस सेंस में क्या सीन है, इन केस मैं सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस ले लेता हूँ तो जी आगे फिर कोई टेस्ट, ओरल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, ये इस तरह का आगे ये क्या स्क्रीनिंग इनके क्या होते हैं मोस्टली? हाँ जी, सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस जो है ना वो तो मेन क्राइटेरिया है ना, उसको पास किए बिना आप आगे आ ही नहीं सकते। तो वो तो ज़रूरी है, उसको आपने लेना ही लेना है। अगर आप ले लेते हैं तो फिर इसका अगेन जो इसका होता है ना, आप कह लें कि रैंकिंग क्राइटेरिया कि स्कॉलरशिप किसको देना है किसको नहीं, तो उसमें सुपरवाइजर का एक्सेप्टेंस एक अलग चीज़ है, वो उसके बगैर तो आप इधर पहुंच ही नहीं सकते। अगर वो आप पास कर लेते हैं तो फिर इसका अगेन क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया 1 2 3, जो इसको आप कह लें कि रैंकिंग करते हैं आपकी एप्लीकेशन की। इस रैंकिंग क्राइटेरिया में आपका क्वालिटी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स जो है या प्रोजेक्ट्स रिसर्च कुछ किए अगर आपने रिसर्च किए वो शामिल है। इसके बाद आपका जिस तरह कुछ लोग होते हैं, जिस तरह मास्टर्स, जिस तरह आपने बोला ना 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का या पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस, उसमें अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट सुपरवाइज किए हुए हैं, सुपरविजन, तो इसको भी देखा जाता है। खुद नहीं किया लेकिन सुपरवाइज किया है, ठीक है। या फिर इसको भी देखा जाता है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, पब्लिकेशन तो नहीं है लेकिन किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं कि जो एक रिसर्च ग्रांट थी, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट या रिसर्च ग्रांट थी, उसमें अगर आपका कोई रोल है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पे वेटेज होती है। मीन्स किसी ना किसी तरीके से ये देख रहे हैं कि किसी रिसर्च एक्टिविटी में ये स्टूडेंट या कैंडिडेट इन्वॉल्व है या नहीं, इसको कुछ पता है या नहीं। अच्छा सॉरी सर, मेरा बेसिकली एक्सपीरियंस है और इसमें मतलब फाइनेंशियल अच्छा सेक्टर्स, तो रिसर्च में बस एक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग अच्छा, उसका फिर ये हो सकता है आपके लिए बेहतर ये है कि अगर आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है ना, तो उसमें बेहतर ये है कि मैंने जिक्र किया है कुछ एक दो इंडस्ट्रियल स्कॉलरशिप्स का, स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री के लिए होते हैं, जी जी तो उसमें फिर आप ट्राई करें के इंडस्ट्री में जो मैंने लिंक दिए हुए स्टेशन पे आके चेक करें कि एलिमेंट किस काम कर रहे हैं यहाँ पे, कोई सर है तो उसको कर सकते हैं। इसमें सर ठीक। इसमें सर्च करें तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक जो है ना वो स्कॉलरशिप मिल सकता है आपको। जी थैंक यू। सर मेरा ना एक सवाल था, बैचलर्स डिग्री के हवाले से अगर इजाजत हो। मैंने कहा हम 1 by 1 लेते हैं, उसके बाद आता है अस्मा उमर, काइंडली आप पूछें। नो, अस्मा उमर, जी अस्मा
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी बिल्कुल। सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं इंडस्ट्रियल में अपना मास्टर्स करना चाहती हूँ, लेकिन इंडस्ट्री से रिलेटेड मुझे समझ नहीं आ रही है कि कैसे होती है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही आपकी हम बात। आपको क्लियर आ रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या है? मास्टर्स किया हुआ है? नहीं, मास्टर्स इंडस्ट्रियल में करना चाहती हूँ। नहीं, आपने मास्टर्स किया है क्या? मुझे समझ नहीं आ रही सर बात कह रही आपकी। है कि मैं इंडस्ट्रियल स्कॉलरशिप के ऊपर मास्टर्स करना चाह रही हूँ, इंडस्ट्रियल स्कॉलरशिप के ऊपर ना, ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, इंडस्ट्रियल स्कॉलरशिप पे मास्टर्स करना चाह रही हैं। अच्छा, मैंने पहले जिक्र किया कि मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप जो है वो बहुत रेयर है, और जो है भी वो ईयर 2 में ज़्यादातर लेते हैं। यूजुअली ईयर 2 में फुली फंडेड देते हैं यूजुअली। तो इसके लिए तो फिर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, कोई मैंने नहीं देखा ऐसा स्टूडेंट जो इंडस्ट्रियल स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए कर रहा हो अप्लाई। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट देखा हो मैंने। बहरहाल फिर भी आप अप्लाई सर्च कर सकती हैं, जो इंडस्ट्रीज मैंने बताई हैं, इंडस्ट्रियल जो पाथ मैंने बताया ना, उस पर जाके प्रोफेसर सर्च कर सकती हैं। अगर आप उसको मास्टर्स का स्टूडेंट चाहिए तो फिर तो ठीक है, यूनिवर्सिटी तो देती है ईयर 2 के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक अगर आप कह रही हैं तो इंडस्ट्री पाथवे को एक्सप्लोर करके प्रोफेसर से देखना पड़ेगा कि उसको क्या मास्टर्स का स्टूडेंट चाहिए। अगर तो चाहिए, यूजुअली पीएचडी के चाहिए होते हैं, अगर उसको मास्टर का चाहिए तो फिर आप उसको फॉलो कर सकती हैं। ये सामने थोड़ा सा साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, और देख सकते हैं आपकी एक यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक चार्ट खोला हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज की कितनी वेटेज होती है स्कॉलरशिप की रैंकिंग में। बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। नो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल मेरा नाम है, जी मेरी टर्न है जी पर्सनली जी। ओके जी सर बिलाल भैया आप बोले फिर। जी सर मेरी केमिकल इंजीनियरिंग है, तो मैं तो परस्यू कर रहा हूँ सर, ओवरऑल ही देख रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया को सर। फिर यानी कि हमारे लिए जो मास्टर्स के लिए जो परस्यू कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो उनके लिए फिर सर एक ही गेट पे रह जाता है कि वो कंसल्टेंट के पास जाएं, और वो जो 16,000 आई थिंक सो आजकल चल रही है मर्डोक की और वॉलंगडोंग की फीस, वो फीस पे करके यही गेट पे रह जाता है कि हम किसी कोर्स में अपने आप को इनरोल करें, और फिर यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब करके जो है वो अपनी फीसें भी पे करें, और यहाँ पे जो है वो सेटल भी है। मास्टर्स के लिए फिर सर यही गेट वे है फिर हमारे लिए, इसमें थोड़ी सी सर आप भी अपनी राय दें। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग में आपने मास्टर्स किया हुआ है? जी सर मेरी बैचलर्स है, और मैं परस्यू कर रहा हूँ मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जी सर। ओके। अच्छा देखिए, जहाँ जितने भी लोग इंजीनियरिंग फील्ड से रेलिवेंट है ना जी, केमिकल है, सिविल है, सॉफ्टवेयर है, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग है, अगर आपकी डिग्री इंजीनियरिंग में है तो उसका एक पाथवे ये भी है कि आप चाहे बैचलर है, मास्टर्स है या पीएचडी है, तीनों में से कोई भी डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए आप 476 एक वीजा है, सब क्लास 476, ठीक है जी, स्किल्ड इमिग्रेशन जिसको कहते हैं, स्किल्ड माइग्रेशन, तो वो वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। वो 18 मंथ्स का वीजा होता है एक्चुअली, और उन 18 मंथ्स में आप यहाँ पे आके वर्क भी कर सकते हैं, पेड वर्क भी कर सकते हैं, और आप स्टूडेंट बनना चाहें और कोई डिग्री करना चाहें तो वो स्टूडेंटशिप भी आप क्या कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो है वो वीजा आपको पास भी दे सकता है परमानेंट सर इसमें रेजिडेंसी जो का भी। मेरी नॉलेज के मुताबिक ये जो 476 आप सब क्लास बता रहे हैं, ये वाशिंगटन कोर्स से जो डिग्री है वही इसमें जो है वो कर सकते हैं इसको भी ना। हाँ जी, वो उसकी वो कंडीशन है। तो सर ऐसा ही है। वो हमारी कंडीशन जो है वो आपको पता ही है, पाकिस्तानी, अब मेरी यूईटी से डिग्री है, मेरे से जो जूनियर्स हैं उनकी भी एक्रीडेटेड है, मेरे से सीनियर्स की भी एक्रीडेटेड है, हमारा सेशन जो है वो उन्होंने एक्रीडेट नहीं किया ये वाशिंगटन कोर्स से ना। तो यूईटी तो काफी इन्फ्लुएंशियल यूनिवर्सिटी, अच्छी बेहतर है, इसमें तो होनी चाहिए मेरा ख्याल। जी सर वो हमारा सेशन नहीं हो सका बाय कह लें कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, उनकी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी की वजह से ना। जी
तो सर अभी बस अभी वो हाँ जी वाशिंगटन रिकॉर्ड वाली जो उसकी चेक है ना, वो तो उसका है, उसके बगैर आप वो वीजा हाँ जी। अप्लाई नहीं तो कर सर फिर सकते। उसके बाद जो है वो फिर यही गेटवे है कि हम जो है वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें और जो है फिर किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जो है वो स्ट्रेट जाए, यही बच जाता है फिर ऑप्शन। मतलब मास्टर्स के जी काफी एस्पायरेंट है। एक्चुअली मास्टर्स के लिए फिर जो है ना, मैंने पहले बोला कि बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज है स्कॉलरशिप की बात की जाए तो, क्योंकि स्कॉलरशिप ईयर 2 में यूजुअली देते हैं। फुली फंडेड मास्टर्स का है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, जिसमें आपको 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस शो करना है। जी जी अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो फुली फंडेड मास्टर्स। ठीक है। यानी कि एक गेटवे है तो फिर आप ये ऑस्ट्रेलिया अवार्ड का, जिसके जी जिसके लिए 5 इयर्स आपको जी एक्सपीरियंस शो करना है, और दूसरा फिर आप जो है वो कंसल्टेंट के थ्रू शो करें मास्टर्स के जो एप्लीकेंट है। जी 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 ठीक, जी बहुत ऐसा ही शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओके, उसके बाद मोहम्मद उमर। काइंडली एक जी कोशिश वालेकुम करें कि क्वेश्चन जो है वो अस्सलाम ब्रीफली मतलब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, बेसिकली मैंने बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है और मास्टर्स भी, और बीएस में मेरा CGPA 3.48 था और मास्टर्स में 3.82 था, और मेरे 2 कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, और उसके अलावा मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में एक प्रोफेसर के साथ इंगेज हूँ, और उन्होंने मेरा रिसर्च प्रपोजल भी एक्सेप्ट किया हुआ है। और उसके अलावा बेसिकली हुआ ये था कि जब उनकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की डेट थी, वो मैं मीट नहीं कर पा रहा था ड्यू टू, क्योंकि मेरे पास उस वक्त आयट्स नहीं था, बट अब मेरे पास आयट्स है, और मैंने प्रोफेसर को बता दिया सब कुछ के, मतलब उन्होंने मेरा उसी लिहाज से मुझे एक्सेप्टेंस दे दिया है। तो अब मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट करूं या पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करूं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने कॉल बुक की थी, तो वो कॉल उनके वो कह रहे हैं आप डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट कर दें फॉर रिसर्च बेस्ड मतलब PhD प्रोग्राम। तो इस बारे में मुझे कोई मालूमात चाहिए कि क्या ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ना होने से या होने से मेरी एप्लीकेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? जहाँ तक बात है इसकी, जहाँ तक बात है ना इसकी EOI की, तो ये तो हर यूनिवर्सिटी में होती है, आपको सबमिट करनी चाहिए। अगर वो सक्सेसफुल होगी, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी, तो फिर ही आपको करना चाहिए अप्लाई। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी फोन पे बात हुई है और वो कह रहे हैं कि आप अप्लाई कर दें डायरेक्ट, तो फिर जी जी, ठीक है, फिर वो आपको कर यही देना कह रहे हैं कि चाहिए आप अप्लाई। अपना रिसर्च प्रपोजल एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर दें, तो फिर डिसीजन जो हम्म होगा वो आप देख लीजिएगा, मतलब आपका कंबाइंड एप्लीकेशन प्लस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कंबाइन होगा वो। जी 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 ऐसा ही है बिल्कुल, तो एग्जैक्टली। ऐसा कोई केस आपके और सामने आपकी पहले फील्ड कौन आया है सी है, कभी? फील्ड मेरी ऑफ स्टडी फील्ड कौन सी? मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। हम्म जी जी सही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी ने अलाउ कर दिया है फुल एप्लीकेशन सबमिट करने का। जी जी, और मैं बाकी एप्लीकेंट्स के लिए एक और और जितनी फर्दर बताना प्रोफेसर चाह से रहा हूँ आपकी कम्युनिकेशन हुई है ना, जी जी जो प्रोफेसर से कम्युनिकेशन हुई है, ये भी साथ अटैच कर दें एज अ PDF। जी जी, प्रोफेसर ने मुझे श्योरिटी दी है कि मैं आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करूंगा, बट यूनिवर्सिटी कह जी रही थी कि हमें एप्लीकेशन के लिए कोई एविडेंस चाहिए, तो फिर मैंने प्रोफेसर से एविडेंस मांगा, तो उन्होंने मुझे एविडेंस भी दिया कि दिस इज जी 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 माय एविडेंस टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन। जी बस मैंने वही कहा कि आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक। और डायरेक्टली। बाकी एप्लीकेंट्स के ओके लिए मैं कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन, अभी मैंने एक एप्लीकेंट की बात सुनी, वो कह रही थी कि एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड होती है, तो ओ मैं या फीस, अच्छा ये जो फीस का है ना जी, फीस ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करें तो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस नहीं जी होती जी यहाँ पे। अगर कोई फीस आपके सामने आती है तो वो फीस अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंट है या बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो होपफुली उसका कुछ हो सकता है। यूनिवर्सिटी कभी भी आपके लिए PhD अप्लाई करने के लिए फीस नहीं है, यहाँ पे सर एप्लीकेशन फी नहीं है, जस्ट लाइक यूरोपियन बट मैं कंट्रीज। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहा हूँ अभी भी। मैंने उधर हाँ एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो उनकी हाँ एप्लीकेशन फीस $100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। बट मैंने जब मेरे करीब 3 कंसल्टेंट थे, उन्होंने मुझसे 1 लाख ऊपर चार्ज करने का भी कहा, बट फेवरेबली मुझे उनकी वेबसाइट से IDP जो कंसल्टेंट्स है ना, IDPs के
मेरी उनके जी साथ जी जी बात जी हुई तो वो इस चीज़ को फेवर करते हैं, वो ना आपसे प्रोसेसिंग फीस लेते हैं और होपफुली अगर आपकी $100 से कम फीस हो तो वो भी आपको उसमें कंपनसेट कर देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। आईडीपीज जो आप कह लें कि रिकग्नाइज वो एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको ही यूज करना चाहिए यूजुअली। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो फी अप्लाई करती हैं, अब अप्लाई करने के लिए फी आपसे करती हैं, लेकिन ये है कि 90% से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पीएचडी की एप्लीकेशन फी नहीं है। जी जी ठीक है। अगर आपसे कोई मांगती है यूनिवर्सिटी तो आपको बहुत ज्यादा वेरीफाई करना चाहिए कि क्या ये रियल फी ही है या कुछ और है, जी सर, मैंने अदरवाइज फी यूनिवर्सिटी की नहीं होती वेबसाइट है वहाँ पे। काफ़ी दफ़ा मतलब मैंने कांटेक्ट भी किया उनसे, तो वो $100 जी है, जी बट वो जी आईडीपी जी जी वाले जो हैं, जो केस फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, वो मेरे जी ख्याल जी से वो इस चीज़ को फेवर करते हैं शायद। जी 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 सही है। और पीएचडी की एप्लीकेशन यूजुअली खुद सबमिट की जाती है, इसमें एजेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अगर यूनिवर्सिटी कहे कि जी आप एजेंट के बगैर अप्लाई ही नहीं कर सकते तो देन इट्स ओके, बट अदरवाइज आपको खुद ही अप्लाई करना चाहिए एजेंट के बगैर, जी जी, मतलब ना स्पेशली पीएचडी नॉट मास्टर्स। यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे मेंशन था कि आप एप्लीकेशन थ्रू एनी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव ही सबमिट कर सकते अब हैं। फिर सही है, फिर सही है। ये कोई 10 में से एक कह लें, 1% आप कह रहे हैं, ऐसे कुछ है जो करती हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है। जो आपकी यूनिवर्सिटी बाई चांस ऐसी आ गई है कि जिसने ये मैंडेट कर दिया है कि आपको एजेंट के थ्रू ही आना जी जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। है। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जी जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बारे में जरा बताएं कि ये ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आईएलटीएस दरकार है या फिर इसके अलावा भी कोई है, और सोशल साइंसेस के नहीं बारे में सर, तो इसमें जितने भी आपके पास टेस्ट है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, इसमें आइल्स अच्छा है, टॉफल है, अच्छा अ, ये है, एक और भी है, सर पीटी पीटीई, यस पीटीई पीटीई भी, ये सारे जी जी, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके पास एलिजिबल हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। अच्छा सर। जी अच्छा सर सुनिए मैं जरा सवाल था मोहतरम, कि अगर जी, वन बाय कुछ वन प्लीज, वन लास्ट 10 मिनट्स हैं, वन बाय वन आप कर लें। नेक्स्ट जो है सर वो है मेरा एक सवाल था अंसर बैचलर के रहमान। हेलो हवाले से, अगर ये क्लियर हो जाए हेलो तो। अस्सलाम वालेकुम सर। नो नहीं, अस्सलाम एक वालेकुम। बंदा बोलेगा ना जी, फिर हो जरीफ जाएगी जरीफ जी। मैं वालेकुम। हूँ, एडिटर ने कैंडी। आंसर जी अंसर, अपना क्वेश्चन पूछें आप काइंडली। नो, आई थिंक सो आंसर नहीं है इधर। अच्छा आगे पूछे हेलो हैं सर अल्बाज हेलो सर, इंजीनियर। आवाज आ रही है? आप अपना जी जी पूछें। जी जी आवाज आ रही है। ओके सर, मास्टर ऑफ साइंस मैंने मैथमेटिक्स में अभी रिसेंटली डिफेंस दिया है, और इससे पहले मैंने ड्यूरिंग डिग्री एक अप्रोच किया था, एक प्रोजेक्ट पे प्रोफेसर अप्लाई किया था, एक में जो रिसर्च प्रोजेक्ट बेस्ड उनका था, तो उसमें तो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कहा था कि रिसेंटली सितंबर में ड्यू डेट्स हैं उनके रेगुलर स्कॉलरशिप्स की, तो उसके लिए एक तो जी मैं उन जी प्रोफेसर से कांटेक्ट कर लूँ, बाकी ये जो आइल्स है तो इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, लाइक किसी भी स्कॉलरशिप विन करने के लिए, और किस स्टेज पे ज़रूरी है? अभी तक मेरा आइल्स अभी प्लान भी नहीं कर रहा और दिया हुआ भी नहीं सर है। देखें, मैंने जिक्र किया प्रेजेंटेशन में कि स्कॉलरशिप विन करने के लिए कितना जरूरी है आइल्स, ये तो बात की बात है। आप स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर ही नहीं होंगे अगर आपने आइल्स सबमिट नहीं किया तो। और किसी भी यूनिवर्सिटी का, लाइक ऑस्ट्रेलिया में। जी 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 ऐसा ही है। ठीक ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जो है वो है सर अल्बाज इंजीनियर। तो अल्बाज सर मेरी भी इंजीनियर। सुन लें। मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट हूँ, बैचलर के हवाले से पूछना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तभी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बाज जी, पूछें। नो, आई थिंक सो नहीं है अल्बाज। नेक्स्ट है साइम। भाई पूछ रहा हूँ, मैं साइम सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल किसी ने अनम्यूट कर दिया था मुझे। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि लास्ट ईयर मैंने अपनी बैचलर कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी लाहौर से, और अभी मैं थर्मल पावर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जिसका तकरीबन हाफ हमारा टेन्योर हो चुका है। तो ये पूछना चाह रहा था कि इसके बारे में मजीद थोड़ा सा जाहिर कर दें, जो भाई ने
सेकेंड ईयर प्रोग्राम, मास्टर सेकेंड ईयर प्रोग्राम। जी जी, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, जो हाफ कोर्स हो गया हमारा, हाफ रहता है असल में हमारा जी बैच वो जनवरी जी स्टार्ट हुआ था। जी जी जी। ईयर 2 मास्टर ऑफ बाय रिसर्च अगर आप करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो उसके लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, गिवन दैट कि आपने स्कोर अचीव किया हो जो रिक्वायर्ड स्कोर है, और फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट किया हो। नहीं, पब्लिकेशन तो वो तो फिर देखिए सर, रैंकिंग होती है ना। अगर आपने 10 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, 10 में से किसी की भी पब्लिकेशन नहीं है, तो फिर वो किसी और क्राइटेरिया पे आएंगे। अगर 10 में से 10 की 8 की पब्लिकेशन है, तो वो पब्लिकेशन वालों को प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली। तो पब्लिकेशन को तो हमेशा इनकरेज किया जाता है हर लेवल पे। ओके, चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मोहम्मद हुसैन। सर ये मेरा नाम आपने लिया था पहले। ओके, बोलें। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने 476 वीजा की बात की, तो इसका सर आपको पता है कि ये टाइम कितना लगता है प्रोसेस होते हुए? क्योंकि आजकल जो ड्यूरेशन चल रही है 2016 बैच वाले हैं, उनका भी आ रही है कॉल, तो इस तरह तो मतलब हम 4-5 साल इसका आराम से इंतजार करें, जो 476 वीजा जो है इंजीनियरिंग के बाद चल सकता है। ये सर जो आपने क्वेश्चन किया ना कि प्रोसेसिंग टाइम क्या है, मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस इन द वर्ल्ड ये है। इनमें से एक ये क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन वीजा। और सर मेरा एक और भी सवाल था कि ये जो 491 वीजा वगैरह का आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो बंदा ये भी कर सकता है कि अगर पाकिस्तान से ही इस वीजे के लिए अप्लाई करे, तो उसका भी मतलब आप मतलब इसका भी कोई पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा वीजा जी लगते जी, टाइम का आप कुछ नहीं कह सकते सर। पाकिस्तान से अप्लाई करें या ऑस्ट्रेलिया से, तो प्रोसेसिंग टाइम इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। चलें सर, ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद खान बात कर रहा हूँ सर। हेलो। जी जी, बात करें, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे जी ख्याल जी से वालेकुम टाइम अस्सलाम। थोड़ा रह गया है, तो काइंडली अगर आप मुझे टर्न देते हैं तो बड़ी मेहरबानी। जी जी बताएं, जल्दी से बता मुझे दें। देखें, मैंने कल मैं एक चीज़ देख रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है उधर अप्लाई कर रहा था फॉर पीएचडी। वहाँ डीप लर्निंग से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स को ले रहे हैं, तो उसमें मुझे एक ये भी क्लियर बताइएगा कि जो रेफरी ये जो होता है रेफरेंस लेटर, ये आप क्या अपने सुपरवाइजर से लेते हो? और अगर मैंने मिसाल के तौर पर एक डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है, एक एनएलपी का प्रोजेक्ट है, मैं बेसिकली सीएस का स्टूडेंट हूँ, करंटली एमएसटी डेटा साइंस कर रहा हूँ, तो ओके गुड। उससे रिलेटेड आप जब रेफरेंस लेटर बनाते हैं, तो क्या वो हर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड अलग अलग रेफरेंस लेटर वो होता है, या फिर वो एक ही चलेगा सबके लिए? मिसाल के तौर पर मैं अपनी मैम से, सुपरवाइजर से एक रेफरेंस लेटर बना लूं नहीं और नहीं उसे नहीं, मैं वो आगे लेटर वो एक कन्वे होता है सर। करता जाऊंगा नहीं नहीं प्रोजेक्ट। नहीं, रेफरेंस वो लेटर एक एक लेटर ही होता होता है। है, वो उसके जनरल बाद होता है जी। ठीक हो गया। सेकेंडली सर, अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर है, मैंने कुछ पेपर्स लिख तो रही हैं लेकिन पब्लिकेशंस नहीं हुई, ठीक है? तो क्या आप ये प्रेफर करते हैं कि मैं विदाउट पब्लिकेशंस ये जो पीएचडी की स्कॉलरशिप्स हैं इनपे मैं अप्लाई करना शुरू कर दूं, या ये इट्स आप बेटर कि मैं मास्टर्स आफ्टर अप्लाई कंप्लीट पब्लिकेशन? कर चुके हैं? मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर है मास्टर डेटा साइंसेज के अंदर ना, और इसके बाद मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि गैप ना आए जल्दी से जल्दी ना, क्योंकि कुछ प्रोसेसिंग टाइम भी होता है, तो ये कंप्लीट होते साथ ही कुछ मेरा ना देखें, आगे अगर आपके पीएचडी पास के लिए आइल्स हो जाए। है, अगर आपके पास इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और मास्टर्स कंप्लीट हो जाए अगर आपका बाय अक्टूबर 23, तो आप ओके। अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी इस चीज़ की डेडलाइंस हैं। मैं एक डेडलाइंस की एक बड़ी पोस्ट है, हर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन की एक लिंक दिए हुए हैं, वो भी कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन में शामिल कर दूं, फिर शेयर करूंगा, जवाब भाई फिर आपसे शेयर कर देंगे। तो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर भी कंप्यूटर साइंस का अगर कोई स्टूडेंट है, तो पीएचडी के लिए आइल्स अगर आपके पास है, सर मास्टर्स का आपकी स्कॉलरशिप क्या अप्लाई करना यूनिवर्सिटी है चाहते हैं, तो आप एक्चुअली? कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मैं आफ्टर 5 मिनट जी आया था, आप यूनिवर्सिटी अपनी मेंशन कर सकते हैं? जी, मुखर्री यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया, हेलो। थैंक यू सो मच सर। जस्ट वन मोमेंट। जी जवाब भाई, एक अनाउंसमेंट उधर कर दें किसी जगह,
कि कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट कोई अगर पीएचडी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता है और आइल्स है उसके पास मास्टर्स क्लियर है, मास्टर्स बाय रिसर्च क्लियर है, तो वो मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। आई कैन हेल्प हिम। मैं पर्सनल नंबर या ग्रुप वगैरह जी क्रिएट कर सकते हैं जी फॉर मैंने शेयर किया है आप उसमें रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले असल में स्टार्ट में कुछ मसला हो गया था, मैं मीटिंग को ज्वाइन नहीं सही तरीके से कर पाया, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट आई थिंक सो उसको मैंने अलो तो सबको किया था रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन अलकवा वेदर इस तरह का नेम है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर तो वो मुझे सुन रहा है या सुन रही है तो वो ज़रूर कॉन्टेक्ट करे हमसे ताकि हम उसको अपलोड कर दें वीडियो को, ताकि जिन लोगों ने इस हमारे सेमिनार को जो है वो अटेंड नहीं किया वो बाद में यस सर दे सकें। यस सर तो मैंने आप सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग हमें की है अलकवा वेदर इस तरह का नेम है, मैं तो अब उसको सही सर बहुत ही माजरत के साथ सर मुझे यस शायद सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी आप मुझे चलिए जिसने भी काइंडली फुल रिकॉर्डिंग की है मैंने ना वो शेयर आपको कर दें। यस मैंने को मेल की मेल भी सेंड की है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी सेंड किया, तो काइंडली आप मुझे वहां पर जो है वो मैसेज बहुत कर माजरत अभी ठीक है सर, साथ ठीक है शायद मुझे सर, नंबर आई भी ना विल मिले, सेंड यू व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक शेयर की थी शायद अब यू व्हाट्सएप में। जी वो मैं शेयर कर दूंगा, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो मेहरबानी। बकाया क्वेश्चन जो है वो है अतर हुसैन, वो अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, सर मैं अतर हुसैन बात कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने बीएस ऑनर्स की हुई है इंग्लिश लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक में। तो सर क्वेश्चन ये है कि मेरी जो सीजीपीए बनती है सर 2.86। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ? बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है भाई। सर क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? डिस्टॉर्शन है हेलो काफी ज्यादा। सर जी क्या आप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी सर आवाज आ रही मैंने है। बीएस इंग्लिश सर इन लिंग्विस्टिक्स की हुई है सर मैंने, मास्टर 4 ईयर्स प्रोग्राम का। तो मेरा सवाल सर ये है कि मेरी सीजीपीए बनती है 2.86 सर। पहला सवाल कि क्या मैं एलिजिबल हूँ सर फॉरेन कंट्री के स्कॉलरशिप के लिए? सर दूसरा सवाल ये है कि सर यहाँ पे सीवी मांगी जा रही है सर काफ़ी एप्लीकेशंस में कि आप सीवी या रिज्यूम, तो ये वैसे मैंने अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस है सर मुझे, तो क्या सर ये सीवी जो बन रही है रिज्यूम, तो ये आम रिज्यूम से सर थोड़ी चेंज है और ये कितने पेजेस में मुश्तमिल है जी? अच्छा आपकी जो सीवी है ना जी, जब भी आप अप्लाई करें कोशिश करें कि उसको कम से कम पेजेस पे रखें, मैक्सिमम 1 to 2 पेजेस। अपनी हाईलाइट्स जो है वो जस्ट उस पे मेंशन करें, बहुत ज्यादा डिटेल्ड सीवी ना हो। अनलेस एंड अनटिल आपसे डिटेल्ड सीवी मांगी जाए तो उसको कोशिश करें कम से कम पेजेस पे रखें। बाकी आपने बैचलर्स किया हुआ है, 4 इयर्स का प्रोग्राम और आप मास्टर्स का स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सोशल साइंस में या किसी भी साइंस में अप्लाई करना चाहें आप, तो बेटर है कि आप ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से जाएं। अगर उसकी एलिजिबिलिटी है तो फिर आपको दूसरा तरीका यही मेरा है कि 4 इयर्स फर्स्ट प्रोग्राम ईयर सर वहाँ पे मास्टर्स कंप्लीट स्केड्यूल है, करके। तो मुझे अभी जी 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 सर मेरा इवन देन 4 जो इयर्स का प्रोग्राम है सर प्रोग्राम मेरा मास्टर्स 4 के इयर्स इक्वल है, ये होता है। मास्टर्स जी जी इवन देन पाकिस्तान के लिए जो मास्टर्स आपने किया होता है ना बैचलर्स पाकिस्तान से, यहाँ पे उसको मास्टर्स के इक्विवेलेंट कंसीडर नहीं किया जाता, तो अगेन आपको यहाँ पे मास्टर्स में ही एडमिशन लेना होता है। अच्छा सर। तो जी 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 तो बेहतर है कि आप ऑस्ट्रेलिया अच्छा अवार्ड के सर लिए तो जाएं। अगर नहीं एलिजिबल दूसरा तो फर्स्ट ईयर वहाँ पे कंप्लीट करें, सेकंड ईयर के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करें। वालेकुम फैसल भाई। अच्छा सर जी दूसरा सवाल ये था मेरा कि सर इसका सर प्रोसीजर के कोई एप्लीकेशन कैसे पता चले कि ट्रस्टेड है नहीं ट्रस्ट, तो मतलब बहुत सारी आई हुई है सर, वहाँ पे प्रोसीजर में जाते हैं वहाँ पे पता चल कि ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब कोई ग्रुप वगैरह सर कोई ऐड करने काइंडली प्लीज। चलें कर लेते हैं इंफॉर्मेशन ग्रुप कर लेते हैं। ओके दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो सर, आपने अस्सलाम काफी कवर वालेकुम किया है, सर। बार वो क्वेश्चन रिपीट हो, तो लास्ट वन क्वेश्चन जो है वो अक्सा कोई है सब बोलें जी। क्वेश्चन है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इनको भाई बोल रहे हैं। जी जी बोलें। सर मैं बात करूं? जी जी करें अक्सर बात करूं?
जी बात करें। सर मैंने ना अभी रिसेंटली एमफिल कंप्लीट किया है हाफिजाबाद से, सॉरी ये लाहौर से, पाकिस्तान से। एमफिल में मेरी सीजीपी आई है 3.64, लेकिन प्रॉब्लम थीसिस नहीं है, मैंने गलत आयन की वजह से थीसिस में नहीं कर पाई। बस मेरा भी मुझे आपकी आवाज ही नहीं, आपकी आवाज मैं कट गई थी। कह रहा हूँ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि मुझे मास्टर्स के लिए? नहीं आपके लिए एक आसान, कौन से सब्जेक्ट आपका? मैथमेटिक्स सर, अभी मैं एज ए टीचर पढ़ा रही हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में। मास्टर्स बाय रिसर्च ईयर 2 में आप एडमिशन ले सकती हैं। अगर आपने थीसिस नहीं किया ना तो वो सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा सेकंड ईयर ऑफ मास्टर्स बाय रिसर्च में, तो देन आप एलिजिबल हो जाएंगी। सेकंड ईयर के लिए तो स्कॉलरशिप भी मिल रहा है ना? सेकंड ईयर के लिए ही मिलता है, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं मिलता स्कॉलरशिप। जी तो आप सर, थैंक यू एलिजिबल सर, बहुत हैं, शुक्रिया। सेकंड ईयर के लिए अप्लाई कर सकती हैं मास्टर्स बाय रिसर्च सेकंड ईयर। ओके जी सर उसका प्रोसीजर क्या होगा कि मुझे अप्लाई करना पड़ेगा बकायदा, जैसे ऑफिशियल साइट पे, जी कि टीचर्स के प्रोसीजर साथ मुझे वही है, कांटेक्ट करना पड़ेगा? प्रोसीजर जो अभी स्लाइड में देखा था ना आपने वही है कि जी आपको जी प्रोफेसर को देखना है और वो सारा गो थ्रू करना, वही प्रोसीजर है सारा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा भी है सर, काइंडली। I have a last question, sir. In सर मेरा भी amalgamation, can I क्वेश्चन ask? है। Is there a question? देखें सर thank you मेरा very एक much. क्वेश्चन है। Just मेरा क्वेश्चन है, मेरा प्लीज, ये मेरा बहुत Can you शॉर्ट hear सा me? क्वेश्चन है। just one और अभी moment, ऑलरेडी just 10 ले एक 9 दफा लोग रहते तो हमें भी खबर ले कर ले तो मेहरबानी होगी। just one Hello. moment. सर मेरा भी क्वेश्चन है सर, मैंने पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके रेलेवेंट क्वेश्चन है। जी just one moment. Okay, so actually बात ये है, असल में जब भी कोई क्वेश्चनिंग करता है या जब कोई बोल रहा होता है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेना चाहिए या ट्राई टू अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो बंदा बाहर से बोल रहा है, हमने जिसको इनवाइट किया उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बुलाया है। फॉर एग्जांपल हमने सर को बुलाया है तो अभी यकीन करें उन्होंने लास्ट 15 मिनट बहुत यही क्वेश्चनिंग की वजह से दिए हैं, अदरवाइज उनसे हमने 1 घंटे का टाइम लिया था। तो हम कोशिश करेंगे होपफुली कि आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर जो है वो नेक्स्ट मीटिंग्स में हम दोबारा से कोई अरेंज करें तो देन दें, ठीक है। अदरवाइज सर ने बहुत ज़्यादा डिटेल से एक तो प्रेजेंटेशन दी है और बहुत ज़्यादा मास्टर के पीए किस्म के भी सुन किस्म के रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर, तो ये चीज़ें 1 बाय 1 क्वेश्चनिंग किया करें। हमें समझ आए आपके लिए तो ये करेंगे वहाँ पर हम जहाँ पर आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखें तो होपफुली हम उसका इंशाल्लाह वहाँ पर आंसर करेंगे। सर यानी ये टाइम का थोड़ा मुझे सर मुझे एक बात बस पूछनी है, सर मुझे एक बात बस पूछनी है कि मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में, तो उन्होंने मुझसे मेरे रेफरी का मांगा है कि आप अपने रेफरेंस से कहें कि वो ओके करें, तो उन दोनों रेफरेंस ने ओके कर दिया है, तो इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उन्होंने ओके कर दिया है तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर उन्होंने मुझसे मांगा था कि आप अपने रेफरेंस, जो इन्होंने आपको रेफरेंस कर दिया, उन्होंने कहे कि वो ओके करें, उन्होंने ओके कर दिया। नहीं, अब ओके देन मुझे करने से समझ नहीं आ मतलब रहा क्या कि है, अब एक तो मैं तरीका ये होता कैसे है आगे कि करूं? आप क्या करते हैं, आपका जो रेफरी है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ईमेल करता है, डायरेक्टली, बीच में यस आप इन्वॉल्व नहीं होते। यस ऐसा ही है। जी ऐसा है तो फिर वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं वेट करूं? जी जी सर मैंने सर इटली में भी था, उन्होंने
ठीक है, यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है सर, वो मुझे हर एक दफा सेंड किया, क्वेश्चन लेकिन लास्ट टाइम फिर से मैं जो सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जस्ट वन मोमेंट। हाँ सर प्लीज वो ग्रुप का यस लिंक शेयर करें सर, सवाल का मौका तो मिला सर, लेकिन व्हाट्सएप का ग्रुप यस लिंक मैंने तो सेंड नहीं कर दिया, मैंने सेंड कर दिया। यस मेहरबानी तो बड़ी बात सर, आपने हमें ज्वाइन किया तो ये बच्चे से हम मुझे तो इस आइडिया सेशन ऑस्ट्रेलिया नहीं है अभी फिलहाल, तो नेक्स्ट वीक हमारा जो है वो फ्रांस का है, तो वो लाजमी ज्वाइन करें हम इंशाल्लाह। सर मैं कुछ क्वेश्चन करना था असल में, एक ही क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन था। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। फिनिश साहब काइंडली जो नेक्स्ट फ्रांस का सेशन है ना सर, उसमें मास्टर्स को लाजमी कवर करें सर। मास्टर्स के एस्पायरेंट काफी हैं हम सर। कोशिश करें जो ड्रॉबैक्स हैं उसको दूर करें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक बहुत यू सो अच्छा मच। लगा।